अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे और साथ ही साथ में स्ट्रेस, डिफॉर्मिंग फोर्स, स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन, इन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ये सारे का सारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कोई ना कोई शॉर्ट आ जाता है, कोई स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में, डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में, या टेंसाइल स्ट्रेन क्या चीज़ है। हर एक इसमें अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपने इसको अच्छे से समझना भी है और सुनना भी है। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और लाइक भी कीजिएगा। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 है। इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी चैप्टर की प्लेलिस्टें लेना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के लास्ट पर उनका तरीक़ेकार आपको बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है पहले इसको समझते हैं, बाद में इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए मेरे पास एक रोड है जो कि किसी चीज़ के साथ लगा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, ये हो जाएगा टेढ़ा। और जैसे ही मैं इस पर जो फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने इस पर फोर्स लगाई, ये नीचे आ गया। जैसे ही मैं फोर्स लगाना छोड़ दूँगा तो ये क्या करेगा, ये दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या था कि इस बॉडी के अंदर लचक मौजूद है जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ओके, तो कोई बॉडी अगर आप उस पर फोर्स लगाएं और वो थोड़ा सा टेढ़ा मेरा होने के बाद दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ जाए, जब आप फोर्स अपने रिमूव करें, उस पर फोर्स लगाना छोड़ दें तो वो दोबारा अपनी पहले वाली हालत में आ जाए, तो इस चीज़ को कहते हैं इलास्टिसिटी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ये जो रोड है ये क्या है, ये इलास्टिक है, इसके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद है। मतलब कि जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये अपनी शक्ल चेंज करके दोबारा अपनी शक्ल में आ सकता है। इसको कहते हैं हम इलास्टिसिटी। अब करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन आपके सामने है, लिखा हुआ है the property of a body to restore its original size and shape as the deforming force ceases to act is called elasticity। ceases का मतलब है ख़त्म हो जाना, कि जब किसी बॉडी के ऊपर जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, जो फोर्स लगाकर आप इसकी शक्ल को बिगाड़ते हो, तो जब आप वो डिफॉर्मिंग फोर्स इस पर लगाना बंद कर देते हो तो वो दोबारा अपनी पहले वाली हालत में आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी के अंदर क्या मौजूद है, इलास्टिसिटी मौजूद है। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, किसी जिस्म की वो खसूसियत, टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, दोबारा अपनी ओरिजिनल साइज और शेप के अंदर आना। एज डिफॉर्मिंग फोर्स सीजीज टू एक्ट इज, और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर काम करना बंद कर दे, वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल साइज और शेप के अंदर आ जाए, तो हम कहते हैं उस बॉडी के अंदर क्या मौजूद है, इलास्टिसिटी मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इलास्टिसिटी की समझ आई होगी। इस डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड यूज़ हुआ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो वो सिंपल सी बात है, जो फोर्स मैंने इस पर लगाई थी, मैंने इस पर फोर्स लगाई थी जिस वजह से ये नीचे आ गया था, तो ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ जिसकी वजह से इसकी शक्ल चेंज हो गई थी, इसी फोर्स को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे ही मैं ये फोर्स लगाना बंद करूँगा ये दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में वापस इधर आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इलास्टिसिटी, कि जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स ख़त्म करें, बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाए, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी के अंदर क्या है, इलास्टिसिटी मौजूद है। और डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सी फोर्स है, जिस वजह से किसी बॉडी की शक्ल सूरत चेंज होती है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स की डेफिनेशन अक्सर पेपर में पूछी जाती है, तो डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं हम। तो डिफॉर्मिंग फोर्स की डेफिनेशन है कि द अप्लाइड फोर्स डैट चेंजेस शेप, वो फोर्स जो किसी बॉडी की शेप को चेंज करे, लेंथ और वॉल्यूम, या उसकी लेंथ को चेंज करे या उसके वॉल्यूम को चेंज कर दे, इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, कि अभी मैंने ये ऊपर से फोर्स लगाए थे तो इसकी शक्ल चेंज हो गई थी, लेकिन अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट होता, मैं इसको इस साइड पे खींचता तो उसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती। ओके, और यहाँ पे ऐसे भी था, होता है कि अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, मैं इसके चारों साइडों पे फोर्स लगाता हूँ और फोर्स लगा के क्या हो जाता है, उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज होता है, वो पहले से साइज़ में छोटा हो जाता है। तो हर एक केस के अंदर मैंने क्या लगाई, फोर्स लगाई। तो ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ जिसकी मदद से मैं किसी की शक्ल चेंज कर रहा हूँ, किसी की लंबाई चेंज कर रहा हूँ या किसी का वॉल्यूम चेंज कर रहा हूँ, इसी फोर्स को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। और यही बात उसने उसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है
कि द अप्लाइड फोर्स डैट चेंजेस शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। वो फोर्स जो आप अप्लाई करते हो, खुद आप अप्लाई करते हो किसी की शक्ल चेंज करने के लिए, किसी की लेंथ चेंज करने के लिए या किसी का वॉल्यूम चेंज करने के लिए, उसी फोर्स को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। यहाँ तक हम इलास्टिसिटी और डिफॉर्मिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट हाइडिंग पर, उसका नाम है स्ट्रेस। कि स्ट्रेस क्या चीज़ है इसको समझते हैं। बात करते हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस क्या चीज़ है उसके लिए आप देखें कि मेरे पास फर्ज करें ये मेरा रोड था, ये मैं इसके ऊपर लगाता हूँ फोर्स। मैंने यहाँ पे लगाई फोर्स और मेरे फोर्स लगाने की वजह से क्या हो जाएगा, ये रोड टेढ़ा हो जाएगा। ये जो ऊपर हमने एग्जांपल की, तो मैंने जो फोर्स लगाई जिसकी वजह से ये टेढ़ा हो गया, तो मैंने ये जो फोर्स लगाई है ये किसी ना किसी एरिया पे लगाई है। मैं कह देता हूँ मैंने इतने इतने एरिया पे लगाई है और ये है मेरा यूनिट एरिया। ठीक है, ये मेरा क्या है, यूनिट एरिया। मैंने यूनिट एरिया पे क्या लगाई है, फोर्स लगाई है। तो अब इस फोर्स को मैं कहूँगा स्ट्रेस। ठीक है, जब भी कोई फोर्स किसी यूनिट एरिया पे लगती है तो फिर हम उस फोर्स को क्या देते हैं, स्ट्रेस। और यही स्ट्रेस की डेफिनेशन भी है। तो डेफिनेशन में देखें, डेफिनेशन में लिखा हुआ है द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। कि वो फोर्स जो किसी यूनिट एरिया पे लगती है किसी सरफेस बॉडी के, तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कह देते हैं। क्लियर। तो ये होगी स्ट्रेस की डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला हमारे पास स्ट्रेस का होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। वही बात जो डेफिनेशन में थी वही बात उसके फॉर्मूले में है। अब इसके यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूँ कि यही वाली डेफिनेशन, यही वाला फॉर्मूला और यही वाला यूनिट, सेम यूनिट सेम डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है। लेकिन पहले आपने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है प्रेशर के टॉपिक में। प्रेशर वाले टॉपिक में भी आपने यही कुछ पढ़ा था कि प्रेशर वाले टॉपिक में भी सेम यही डेफिनेशन थी प्रेशर की। प्रेशर का फॉर्मूला भी ये था और उसका यूनिट भी यही था प्रेशर का। अब इसी प्रेशर को हमने स्ट्रेस का नाम दे दिया। बेसिकली ये दोनों चीज़ें सेम है, बस इनका काम डिफरेंट है जिनकी वजह से हम इनका नाम बदल देते हैं। अब इस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, हम जब फोर्स लगाते हैं तो बॉडी की शक्ल चेंज हो जाती है। तो शक्ल चेंज हो जाने के वक्त जो फोर्स होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। लेकिन जब हम किसी चीज़ को दबाते हैं, जैसे कि मेरे पास अगर कोई चीज़ है मैं इसको साइडों से दबा रहा हूँ, तो जब इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसको दबाने के लिए, तो उस वक्त मेरी जो फोर्स है उस फोर्स को मैं कहूँगा मेरी फोर्स क्या है, प्रेशर है। तो वो फोर्स जो चीज़ों को दबाने के लिए यूज़ की जाती है उस फोर्स को हम प्रेशर कह देते हैं। और वो फोर्स जो चीज़ों की शक्ल चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है उसी फोर्स को हम क्या कह देते हैं, प्रेशर कह देते हैं। बाकी ये चीज़ें सेम है। प्रेशर भी क्या कहूँगा, वो फोर्स जो किसी यूनिट एरिया पे लग रही है उसे हम प्रेशर कहते हैं। और स्ट्रेस में भी यही है कि वो फोर्स जो किसी यूनिट एरिया पे लग रही है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। प्रेशर का भी फॉर्मूला यही था और उसका यूनिट भी यही है। क्लियर। एक और बात याद रखें कि प्रेशर वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि प्रेशर का यूनिट पास्कल भी है। अगर प्रेशर का यूनिट पास्कल है तो मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेस का यूनिट भी क्या हो सकता है, पास्कल हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस और प्रेशर सेम चीज़ें हैं। तो स्ट्रेस का यूनिट भी ये है, प्रेशर का यूनिट भी यही है। तो अगर प्रेशर का यूनिट पास्कल है तो स्ट्रेस का यूनिट भी पास्कल हो सकता है। और एक और चीज़ जो पेपर में अक्सर एमसीक्यूज पूछी भी जाती है और इम्पोर्टेंट भी है कॉन्सेप्ट वाइज भी, अगर इस तरीके से पूछा जाए कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ, कि ये किसका यूनिट है, कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये किसका यूनिट है। अगर इस तरीके से एमसीक्यूज आ जाए और पहला ऑप्शन आपके पास आ जाए, ए ऑप्शन में आ जाए प्रेशर का, बी ऑप्शन आपके पास आ जाए स्ट्रेस का, स्ट्रेस के बाद आपके पास अगर सी में लिखा है फोर्स, और डी ऑप्शन आपके पास क्या आ जाए,
ए और बी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए और बी वाला, क्योंकि प्रेशर का यूनिट भी यही होता है और स्ट्रेस का यूनिट भी क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो आपने अपने एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ना है, उसके जो ऑप्शंस है उनको भी अच्छे से देखना है, फिर आपने वेरीफाई करके अपने आंसर को टिक करना है। क्लियर? अक्सर बच्चे देखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, पहला ऑप्शन पड़ा प्रेशर है तो प्रेशर पे टिक कर देंगे कि प्रेशर का तो यूनिट यही होता है, लेकिन आगे देखो स्ट्रेस भी तो लिखा है ना, स्ट्रेस का यूनिट भी ये होता है। तो फिर हमें किस ऑप्शन पे जाना चाहिए? इस डी वाले ऑप्शन पे जाना चाहिए, जो कि ज़्यादा बेस्ट है। क्लियर? तो आपको अच्छे से हर चीज़ को पढ़ के फिर सोच समझ के टिक करना है। तो यहाँ तक बात कर ली हमने प्रेशर स्ट्रेस की, यहाँ तक हमने बात कर ली स्ट्रेस की। अब इसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, वो हमारा स्ट्रेन। कि स्ट्रेन क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। स्ट्रेन का जो मतलब है हमारे पास, स्ट्रेन का मतलब है तब्दीली। स्ट्रेन का मतलब आप अपने ध्यान में रखें क्या है? स्ट्रेन का मतलब है तब्दीली। अब तब्दीली कैसे हो सकती है? मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये वाली, मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो इसकी शक्ल चेंज हो जाती है, पहले सीधी थी अब टेढ़ी हो गई। इसी तरीके से मेरे पास एक और बॉडी मौजूद है, फर्ज करें ये वाली वो बॉडी है, मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, खींचता हूँ तो ये पहले से क्या हो जाती है? लेंथी हो जाती है। अभी भी क्या होगी? इसकी तब्दीली तो आई ना, इसकी लंबाई में तब्दीली आ गई। इसी तरह अगर एक और मेरे पास बॉडी मौजूद है, मैं इस पर भी प्रेशर लगाता हूँ, स्ट्रेस लगाता हूँ चारों साइडों से, और इसका साइज़ क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो तब्दीली तो आ गई। अब ये तीनों किस्म की जो तब्दीली हैं, ये किसी भी बॉडी की शक्ल में, किसी की लंबाई में या किसी के वॉल्यूम में, ये जो तब्दीली होती है, इसी तब्दीली को हम कहते हैं स्ट्रेन। यही स्ट्रेन की डेफिनेशन भी है कि आ रेशियो ऑफ चेंज काज्ड बाय द स्ट्रेस विद द ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप इज कॉल्ड अ स्ट्रेन। कि स्ट्रेस की वजह से, चेंज काज्ड बाय द स्ट्रेस, के स्ट्रेस की वजह से अगर किसी की शक्ल में, किसी की लेंथ में या किसी के वॉल्यूम में कोई चेंज आ जाए तो उस चेंज को हम कहते हैं स्ट्रेन। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेन किसे कहते हैं। अगर तो हम लंबाई की बात करें, मैं अभी सिर्फ किसकी बात करता हूँ? लंबाई की। अगर किसी बॉडी की लंबाई में चेंज आ रहा है तो फिर उस वक्त हम उसके स्ट्रेन को कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। ओके, तो अगर किसी बॉडी की लंबाई में चेंज आ रहा हो तो उसके चेंज को हम स्ट्रेन तो कहते हैं, लेकिन कौन सा स्ट्रेन कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। मतलब जब भी आपको बात की जाएगी कि इसका टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, तो आपके माइंड में ये बात आएगी कि अभी उसके अंदर क्या तब्दीली आ रही है? उसकी लंबाई में तब्दीली आ रही है। यही टेंसाइल स्ट्रेन की डेफिनेशन भी है। अगर इसकी डेफिनेशन में देखे लिखा हुआ है कि इफ स्ट्रेस प्रोड्यूस अ चेंज इन लेंथ, अगर लेंथ के अंदर चेंज प्रोड्यूस कर दिया स्ट्रेस ने, तो फिर उसके स्ट्रेन को हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। इफ स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड अ चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन द स्ट्रेन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। कि अगर कोई स्ट्रेस उसके लंबाई में चेंज कर दे तो उसके चेंज को हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो गया टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला मैं आपको इसी डायग्राम से ही समझाऊंगा। आपके सामने ये डायग्राम मौजूद है। इसकी जो लंबाई थी, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ओरिजिनल लंबाई थी, ओरिजिनल लंबाई को हम कहते हैं एल नोट के साथ लिखा जाता है। और बाद में जब मैंने इसे खींच के इसकी लंबाई इतनी होगी। अब इसकी जो लंबाई है उसे मैं कह देता हूँ एल कह देता हूँ, और जो लंबाई में इसका इजाफा हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लंबाई में इजाफा हुआ, जो तब्दीली आई इसकी लंबाई में, उस तब्दीली को हम कहते हैं डेल एल, चेंज इन लेंथ। क्लियर? टेंसाइल स्ट्रेन की फॉर्मूले की बात की जाए तो वो कुछ इस तरीके से है कि टेंसाइल स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ लंबाई में तब्दीली डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, जितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ थी। ओके,
तो टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूले के मुताबिक फॉर्मूला किसके बराबर होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि जितना उसकी लेंथ में तब्दीली आई है उसको आप डिवाइड कर दो जितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ थी। तो लेंथ में तब्दीली कितनी आई थी, डेल एल आई थी, तो मैं लिख सकता हूँ चेंज इन लेंथ क्या है मेरा, डेल एल है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी थी हमारे पास, ओरिजिनल लेंथ ये एल नोट होती, तो ओरिजिनल लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, एल नोट आ जाएगा। तो जब आप चेंज इन लेंथ को डिवाइड करते हैं ओरिजिनल लेंथ पे तो आपके पास आ जाता है कि उसकी लेंथ में टोटल कितनी तब्दीली आई है। क्लियर, यहाँ तक हो गया टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके यूनिट की। तो अगर यूनिट की बात करें तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, यही बात मैंने लिख भी दी। स्ट्रेन strain has no unit as it is simply a ratio between two similar quantities, कि जो स्ट्रेन होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता। अब इसका कोई यूनिट क्यों नहीं होता, क्योंकि ये रेशो है सेम क्वांटिटीज़ की। जब सेम क्वांटिटीज़ की रेशो आ जाती है तो उनका कोई यूनिट नहीं होता। अब रेशो आने का क्या मतलब है कि सेम क्वांटिटीज़ डिवाइड हो रही हैं। आप देख सकते हैं इसके फॉर्मूले में ऊपर भी क्या मौजूद है, लेंथ मौजूद है, नीचे भी क्या मौजूद है, लेंथ मौजूद है। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, ऊपर भी आ जाएगा मीटर, डिवाइडेड बाय नीचे भी लेंथ ही मौजूद है ना, तो लेंथ का यूनिट तो मीटर ही होता है, तो नीचे भी आ जाएगा मीटर। अब मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो बाकी कोई यूनिट बचेगा नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो टेंसाइल स्ट्रेन है इसका कोई यूनिट हमारे पास होता ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, रेशियो है किसके बीच में, सेम क्वांटिटीज़ के बीच में। सेम क्वांटिटीज़ का मतलब क्या था, देखो ऊपर भी लेंथ था नीचे भी लेंथ था, तो लेंथ है क्वांटिटी तो सेम होगी ना, चाहे चेंज इन लेंथ है नीचे ओरिजिनल लेंथ है, लेकिन है तो एक्चुअली में वो लेंथ थी। तो जब सेम क्वांटिटी डिवाइड होती हैं यूनिट भी कैंसिल हो जाते हैं तो कोई यूनिट बाकी नहीं बचता। तो पेपर में ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज, कि स्ट्रेन का यूनिट क्या है। नीचे मुख्तलिफ यूनिट लिखे होंगे तो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता ही नहीं है। तो जहाँ पे लिखा होगा नन ऑफ दी, तो वहाँ पे आप टिक करेंगे कि इसका तो कोई यूनिट है ही नहीं है स्ट्रेन का। क्लियर, तो यहाँ तक हमारा ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर एक एक लाइन एक एक वर्ड अहम है, ये भी अहम है, यूनिट फार्मूले भी अहम है, डेफिनेशन भी अहम है। पेपर में ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती हैं। वीडियो की समझ आई तो आपने इसको लाइक भी करना है और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी।